चैप्टर 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ चैप्टर 1 खत्म हुआ था। इल्हान बोलता है, इस बार बहुत सारी लाशें थीं जिन्हें मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आने वाली आर्मी से बात की कि वो लोग मैजिक स्टोन छोड़कर बाकी मटेरियल खरीद लें। ऐसे ही ये हंट खत्म हुआ। थोड़ी ही देर बाद आर्मी वाले पैसे लेकर आ गए। वो काफी जेनरस थे। लिसा ने भी कहा कि आगे चलकर उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। लड़ाई के बाद ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि मेरी इनविजिबिलिटी एक्टिव हो गई। ये चेक करने के बाद कि कोई मुझे नहीं देख पा रहा, मैं धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ा। मुझे पता था कि आगे के लिए और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि मॉन्स्टर्स और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। घर पहुंचने के बाद लिसा के गाइडेंस में मैंने स्टेटस विंडो खोली। अब प्रोफेशन चुनने का टाइम था। बहुत सारे ऑप्शंस थे। सबसे पहले मैंने असैसिन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास इनविजिबिलिटी पहले से ही थी। लिसा ने बताया कि जब मेरी डिवाइन पावर और बढ़ेगी तो इनविजिबिलिटी को मैं एक एक्टिव स्किल भी बना सकता हूँ। टोटल 23 प्रोफेशन थे और मैं कंफ्यूजन था। मैंने लिसा से सजेशन मांगा। वो थोड़ी हैरान हुई क्योंकि उसके हिसाब से अभी मेरे पास इतने सारे प्रोफेशन नहीं होने चाहिए थे। उसने कहा कि अगर थोड़ा इंतजार करूं तो ये 40 तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ सोचने के बाद लिसा ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, स्पीयरमैन और वॉरियर। क्योंकि मैंने हमेशा स्पीयर ट्रेनिंग की थी इसलिए ये मेरे लिए नेचुरल चॉइस थी। हालांकि उस दौरान मुझे अक्सर मार भी खानी पड़ती थी। फिर भी लिसा को लगा कि ये मेरी किस्मत है क्योंकि सीधे एक परी से स्किल सीखने का चांस बहुत रेयर होता है। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि बाद में और सब प्रोफेशन मिलेंगे। आखिरकार मैंने स्पीयरमैन चुन लिया। मेरी सोच थी कि भाले से डैमेज ज्यादा डिसेंट होगा, लेकिन जब मैंने कंफर्म किया तो विंडो अलग तरीके से बदली। मुझे ब्लड स्पेयरमैन का ऑप्शन मिला। ये एक यूनिक प्रोफेशन था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। यूनिक प्रोफेशन हमेशा नॉर्मल वाले से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिसा ने तुरंत कहा कि मुझे इसे ही लेना चाहिए। हालांकि इन्हें लेवल अप करने के लिए ज्यादा एक्सपी चाहिए होती है, लेकिन वैल्यू हमेशा हाई रहती है। मैंने कंफर्म किया और तुरंत लेवल 18 तक पहुंच गया। लेकिन वहां एक ट्विस्ट हुआ। ब्लड स्पेयरमैन बदलकर ब्लर स्पेयरमैन बन गया। अब इसमें स्टील्थ में रहते हुए 10% अटैक पावर बोनस मिल रहा था। ये मेरे कॉस्मिक लोनर टाइटल की वजह से हुआ जिसने प्रोफेशन चॉइस को बदल दिया। मैं थोड़ा उदास हुआ, लेकिन अब चेंज करने का कोई तरीका नहीं था। नया प्रोफेशन लेने के बाद मेरे पूरे शरीर में पावर दौड़ गई। मैं और स्ट्रांग हो गया। लिसा के हिसाब से मुझे अभी कोई एक्टिव स्किल नहीं मिली थी, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि दूसरी या तीसरी प्रोफेशन चेंज तक मुझे स्ट्रांग स्किल जरूर मिलेंगी। उसके बाद लिसा ने कहा कि अब बाहर चलने का टाइम है। मॉन्स्टर्स को खत्म करना जरूरी था। मेरे अलावा और भी एजेंट्स ये काम कर रहे थे। यहाँ तक कि एम्प्रेस भी मॉन्स्टर हंटिंग टीम का हिस्सा थी। कुछ देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचे। सामने एक बहुत बड़ा बेयर था। उसकी पावर इतनी थी कि लोग उसका सामना करने से डर जाते। मैंने भाला उठाया, अटैक करने ही वाला था कि अचानक बहुत तेज आवाजें और वाइब्रेशन शुरू हो गई। पहले लगा आर्मी ने रॉकेट फायर किया है, लेकिन असल में वो बेयर ही था जो सोल्जर्स पर अटैक कर रहा था। बेयर को सोल्जर्स के हमले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। न्यूज में भी आया था कि सरकार ने कई पावर यूजर्स को बुलाया है, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। सोल्जर्स ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। ये देखकर मैंने मास्क पहना और सही टाइम का इंतजार करने लगा। मेरी इनविजिबिलिटी स्किल से 10% अटैक बोनस मिलता है और स्पीयर टेक्निक से भी 10%। दोनों मिलकर मुझे डेडली स्ट्राइक करने का चांस दे सकते थे। जैसे ही मौका मिला मैंने सीधे बियर के सिर पर स्ट्राइक किया। वॉर इतना स्ट्रांग था कि उसकी डिफेंस भी टूट गई, लेकिन उसे एक ही स्ट्राइक से हराना पॉसिबल नहीं था। लिसा ऊपर से चीयर कर रही थी। बेयर गुस्से में था, लेकिन मेरी स्पीड के सामने टिक नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने मौका देखकर उसकी खोपड़ी में भाला घुसा दिया। इस स्ट्राइक से बेयर मर गया। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपी मिला और लेवल 23 हो गया। साथ ही क्रिटिकल हिट स्किल भी अनलॉक हुई। मैं बेयर का बॉडी प्रोसेस कर ही रहा था कि पीछे से पावर यूजर्स की टीम आ गई। उन्हें सुनकर लगा कि वो सोच रहे थे कि सेकंड फेज मॉन्स्टर्स कुछ खास नहीं है। मैं इग्नोर करके अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी स्किन मिली, लेकिन मैजिक स्टोन नहीं गिरा। सोल्जर्स ने मुझे एक सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जो मॉन्स्टर की लोकेशन दिखाता है और ये सिर्फ आर्मी कंट्रोल में था। फिर मैंने बाकी रीजंस की भी सफाई की। 3 जगह मॉन्स्टर्स खत्म किए, लेकिन सिर्फ एक लेवल बढ़ा। शायद ये मेरे यूनिक प्रोफेशन की वजह से था। अगले दिन एक नोटिफिकेशन आया कि दूसरी दुनिया से कनेक्शन रिस्टोर हो गया है। अब लोग अपने असली शरीर से वहां जाकर क्वेस्ट्स कर सकते थे, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता था। लिसा ने कहा कि जब तक मैं हायर बीइंग नहीं बन जाता तब तक मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। अगर बन गया तो न सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि हेवन तक भी जा सकूंगा और रीता से भी मिल पाऊंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मम्मी और पापा को मैंने कहा कि वो सेफ्टी के लिए दूसरी दुनिया में चले जाएं। मेरी माँ ने पहली बार मान लिया कि मैं ही वो मास्क वाला इंसान हूँ जो न्यूज में दिखा था। आखिरकार वो लोग चले गए और लिसा को भी वापस जाना पड़ा अपने काम पूरे करने। कुछ दिन बाद लिसा लौटी और अपने असली रूप में सामने आई। उसने मुझे टास्क रिवॉर्ड दिया, +1 सभी एट्रीब्यूट्स और इटर्नल फ्लेम। लिसा ने बताया कि ये फ्लेम कभी बुझती नहीं और ये रीता ने मेरे लिए चुनी थी।
ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लिसा ने सच बताया कि धरती के मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। असल में भगवान ने टाइम रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सब क्रिएचर्स और ज्यादा पावरफुल और वायलेंट हो गए। इसके बाद उसने मुझे नया मिशन दिया, एक डिस्ट्रक्शन ट्रैप बनाना। ये मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और डंजन की तरह फंसाकर खत्म कर देगा। लिसा ने मटेरियल्स दिए जिनमें बड़े बड़े मैजिक स्टोन्स और रेयर मेटल्स थे। साथ ही हेवन के बेस्ट इक्विपमेंट्स और एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट भी मिला। ये देखकर मेरी फॉर्जिंग की इच्छा जाग उठी। मैंने तैयारी की और इटर्नल फ्लेम जलाकर सबसे बड़े मैजिक स्टोन को उसमें डाल दिया। जब आग की लपटों ने मैजिक स्टोन को पूरा घोल दिया तो मैंने अपना हथौड़ा निकाला और उसे 72 बार मारा। तभी मैं ये छोटा क्यूब बना पाया। लिसा मेरी फॉर्जिंग टेक्निक को देखकर हैरान थी। उसने सांस भरते हुए कहा, अगर तुम्हारी क्लास ब्लैकस्मिथ होती तो शायद तुम भगवान को चैलेंज करने वाले हथियार बना सकते। लेकिन ये तो बस जाल का बेसिक फॉर्म था। अब मुझे ब्लूप्रिंट के हिसाब से उस पर स्पेशल पैटर्न्स उकेरने थे। मुझे इतना डेडिकेटेड होकर काम करता देखकर लिसा समझ सकती थी कि क्यों रीता जैसी हाई लेवल परी भी एक लो लेवल इंसान पर फिदा हो गई थी। कुछ घंटों बाद मैंने अचानक एंग्रेविंग नाइफ नीचे रख दिया। मेरे हाथों में एक चमकदार सरफेस और मुश्किल पैटर्न्स वाला क्यूब तैर रहा था। उसी समय मुझे द लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल मिला, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को 20% बढ़ा देता था। मेरे हाथ में डिवाइन पावर क्यूब देखकर लिसा की आंखें डिसबिलीफ से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना जल्दी पूरा कर लिया। असल में मैंने पूरे 5 घंटे नॉन स्टॉप काम किया था। ये सुनकर लिसा को एहसास हुआ कि वो मुझे इतने लंबे वक्त से काम करता देख रही थी। क्यूब को हाथ में लेकर लिसा समझ गई कि मैंने इसे पूरा कर लिया है। लेकिन मुझे ज्यादा प्राउड न बनाने के लिए उसने कहा कि ये काम बस रिक्वायरमेंट्स को मुश्किल से पूरा करता है। अब सिर्फ फाइनल डिवाइन आर्ट स्टेज बचा था, जिसके लिए लिसा को अपनी साथी परियों को बुलाना पड़ा। मैं सीक्रेटली उम्मीद कर रहा था कि रीता भी आएगी। अगले ही पल दूसरी परियां भी आ गईं। उन्होंने डिवाइन आर्ट के डिटेल्स पर डिस्कशन किया और ये सोचकर शॉक्ड थीं कि एक नॉर्मल इंसान डिस्ट्रक्शन ट्रैप बना सकता है। सब रेडी होने के बाद मैंने एनर्जी स्टोन पकड़ा और तीनों परियों का इंतजार किया। लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें बस डिस्ट्रक्शन ट्रैप को पूरा करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रखनी होगी, बाकी हम संभाल लेंगे। तीनों परियों ने मेरे शोल्डर्स पर हाथ रखा। अगले ही पल हर डायरेक्शन से डिवाइन पावर मुझ पर दबाव डालने लगी। ये हाई बीइंग्स की पावर थी। इतना स्ट्रॉन्ग दबाव मुझे क्रश करने वाला था। मेरी हालत देखकर लॉन्ग हेयर्ड परी मुस्कुराई, इतना भी सह नहीं कर पा रहे? मैंने तुरंत जवाब दिया, ये काफी नहीं है। मुझे फोकस करना था और कुछ ऐसा बनाना था जो मॉन्स्टर्स के लिए बेहद अट्रैक्टिव हो, कुछ ऐसा जो 1000 साल से अकेले घूमते जानवर भी रेजिस्ट न कर पाए। जैसे ही मैंने अपनी इच्छा सेट की, एनर्जी मेरे अंदर से फूट पड़ी। तेज रोशनी के बाद और कॉम्प्लेक्स क्यूब धीरे धीरे सामने आया। इसमें 2 रेयर एट्रीब्यूट्स जुड़ गए थे। ये रैंडम एट्रीब्यूट्स डिवाइन आर्ट के दौरान जुड़ते हैं और ट्रैप की पावर को काफी बढ़ा देते हैं। परियां मेरी स्मिथिंग स्किल्स की तारीफ करने लगी। अब अगला स्टेप था परियों के साथ ट्रैप को सही जगह पर रखना। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, सामने का सीन देखकर मैं शॉक रह गया। इतनी तबाही मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स ने धरती को इतना बर्बाद कर दिया होगा। जल्द ही परियों को एक सही जगह मिल गई, खाली पहाड़ की चोटी। लिसा ने क्यूब हवा में फेंका। डिवाइन क्यूब ने तुरंत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज की, लेकिन अगले ही पल क्यूब धूल में बदल गया। फिर एक वायलेंट वाइब्रेशन हुआ। उसी समय मॉन्स्टर्स जैसे किसी चीज से अट्रैक्ट हुए और ट्रैप की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे। परियां इस तरह के ट्रैप को डंजन कहती थी। इफेक्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लॉन्ग हेयर्ड परी ने फिर से मेरे ट्रैप बनाने के स्किल्स को कंफर्म किया। लिसा ने बाकी जगहों पर भी डंजन एक्टिवेट किए, लेकिन पुराने वाले अब काम के नहीं थे। उसने मेरे बनाए डंजन की खुशबू मैजिक से उनमें ट्रांसफर कर दी थी। उनसे बात करने के बाद मैंने नीचे मौत की ओर भागते मॉन्स्टर्स को देखा और थोड़ा सैड फील किया। वो भी मेरी तरह 1000 साल सरवाइव कर चुके थे, लेकिन आखिरकार परियों और भगवान द्वारा इजीली कंट्रोल किए जा रहे थे। इंसान भी ऐसे ही थे। हमारे पास रेजिस्ट करने का कोई चांस नहीं था और हमें सीधा दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता था। हम सब भगवान के हाथों के खिलौने थे। एक गलती ने मुझे 1000 साल तक धरती पर अकेला छोड़ दिया। इन 1000 सालों में रीता के बिना मैं पागल हो जाता, लेकिन अब रीता भी पास नहीं थी। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई मुझे मैनिपुलेट ना कर सके, ताकि एक दिन मैं पूरी तरह आजादी पा सकूं। डंजन बनने के बाद लिसा अपने छोटे फॉर्म में वापस आ गई। असल में धरती को स्टेबल करने के लिए 27 और डंजन्स चाहिए थे, लेकिन परियां पहले ही लौट चुकी थीं। लिसा ने समझाया, इस तरह के डिस्ट्रक्शन ट्रैप बनाने में बहुत ज्यादा मैजिक पावर लगती है। पहले वाली तीनों परियों की मैजिक खत्म हो चुकी है और रिकवर होने में कई दिन लगेंगे। मैंने पूछा, क्या दूसरी परियां भी आ सकती हैं, जैसे रीता? ये सुनते ही लिसा ने मेरा कंफ्यूजन खत्म कर दिया। रीता बहुत बिजी है,
उसने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है, इसलिए अभी धरती पर नहीं आ सकती। रीता के बारे में जानकर मैं अपने वर्कशॉप बेस पर लौटा और कुछ इनिशियल काम करने का सोचा। वहां पहुंचकर मैं मोटिवेट हो गया। मैंने ठान लिया कि आज पहले कुछ ट्रैप्स बनाऊंगा और बाद में फेरीज के आने पर उन्हें परफेक्ट करूंगा। लेकिन उसी समय लिसा टेबल पर रखी मटेरियल्स पर ध्यान देने लगी। मेरे परफॉर्मेंस को देखकर उसने मुझे छोटा गिफ्ट देने का सोचा। उसने मैजिक से मेरे पास की एनिमल हाइड्स की क्वालिटी अपग्रेड कर दी। इन परफेक्ट हाइड्स को देखकर मेरी स्मिथिंग की इच्छा ट्रैप बनाने से ऊपर निकल गई। मैंने हाइड्स नापकर ग्लव्स और बूट्स बनाने का डिसाइड किया। कुछ हैमरिंग और प्रोसेसिंग के बाद मुझे रेयर आइस वुल्फ ग्लव्स और लेदर बूट्स मिले। डिफेंसिव गियर बहुत सफोकेटिंग होते हैं, इसलिए मैंने इसमें वेंटिलेशन एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। लिसा मेरी स्पीड देखकर हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे स्किल्स इतनी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। अगला स्टेप था बेयर के खाल से आर्मर बनाना। लिसा मुस्कुराकर सैटिस्फाइड बैठी थी जबकि मैं काम कर रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं पूरा दिन काम करूंगा। एक फेरी होते हुए भी उसे नींद आने लगी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था क्योंकि आर्मर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट था। कुछ घंटों बाद मेरी तेज आवाज से लिसा उठ गई। अब यूनिक ग्रेट बेयर हाइड आर्मर तैयार था। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने इसमें स्पेशल अटैक सिस्टम जोड़ने का सोचा। आइस वुल्फ के दांत और बोन से आर्मर एनहांस किया। अब आर्मर की एट्रीब्यूट्स दोगुनी हो गई और उसमें हिडन स्किल भी आ गई। अगर लड़ाई में मुझ पर हमला होता तो आर्मर खुद थॉर्न्स निकालकर काउंटर अटैक करता। लिसा ने नोटिस किया कि मुझे ऐसे वेपन्स और आर्मर्स पसंद हैं जो ब्लेड्स या स्पाइक्स ग्रो करते हैं। एनहांस होने के बाद आर्मर को 2 और एट्रीब्यूट्स मिले। अब मटेरियल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, सिर्फ कुछ बोन्स बची थी। मैंने उनका आधा हिस्सा बोन नाइफ्स बनाने में लगाया ताकि मॉन्स्टर्स के कॉर्पस प्रोसेस कर सकूं। बाकी से अपने लिए नया मास्क बनाया। पूरा इक्विपमेंट पहनने के बाद मुझे इंस्टेंट पावर अप फील हुआ, लेकिन तभी बाहर से हैवी वाइब्रेशंस आने लगे। लिसा ने मैजिक से चेक किया और बताया कि आर्मी मॉन्स्टर से लड़ रही है। मेरा चेहरा बदल गया। मेरे एरिया में डंजन तो था, फिर भी मॉन्स्टर्स बाहर थे। अलार्म की आवाज आई। दूसरे लेवल के मॉन्स्टर्स डिस्ट्रिक्ट में घुस आए थे। मुझे भाले को अपग्रेड करना पड़ा। मैंने स्पीयर को यूनिक ग्रेड तक एनहांस किया। अब उसमें 20% क्रिटिकल हिट चांस भी आ गया था। पूरी तरह रेडी होकर मैं बैटलफील्ड की ओर निकला। थोड़ी देर में लिसा ने टारगेट देखा। सामने रब्बल के बीच सैकड़ों मीटर लंबा जायंट चीटा खड़ा था। उसने फाइटर जेट को एक ही पंजे से गिरा दिया। टैंक्स और रॉकेट्स का भी उस पर कोई असर नहीं था। अगले ही पल चीटा ने सोल्जर्स पर जंप किया। मुझे लगा था सब ऑलरेडी दूसरी दुनिया भेज दिए गए होंगे, लेकिन कुछ मिलिट्री और फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल्स अभी भी धरती पर लड़ रहे थे। मैंने सोचा, अगर देश और धरती ही खत्म हो जाए तो दूसरी दुनिया में सरवाइव करने का क्या फायदा। मैं खुद को हीरो नहीं मानता, लेकिन अगर मैं लोगों को बचा सकता हूं तो आखिरी पल तक लड़ूंगा। ये सोचकर मैं मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। इसकी पावर पिछले बेयर से कई गुना ज्यादा थी। टैंक्स ने फायर किया, लेकिन उसे बस हल्का दर्द हुआ। गुस्से में मॉन्स्टर ने टैंक उठा लिया और निगलने वाला था। तभी मैं उस पर जंप कर गया। मेरी इनविजिबिलिटी के कारण उसने मुझे नोटिस नहीं किया। मेरा स्पीयर जोर से उसके शरीर में घुसा और क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। मुझे लड़ता देख सोल्जर्स का खोया डेयरिंग वापस आ गया। मॉन्स्टर वीक होकर टैंक गिरा देता है, लेकिन फिर मुझे पकड़ने दौड़ा। मैंने तेजी से बचते हुए उसकी चोट का फायदा उठाया। सोल्जर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी और मैं उस टैंक की तरफ भागा जिसमें 2 सोल्जर फंसे थे। उन्हें निकालकर मैंने हवा में जंप किया और जमीन पर उतरा। सोल्जर्स ने सांस लेते हुए थैंक यू कहा और बोले कि वो मेरे फैंस बन गए हैं। मॉन्स्टर रिकवर होकर अब मुझे देख रहा था। उसने मुझे अपना पहला टारगेट बनाया। लिसा ने कहा, उसने तुम्हारी एनर्जी लॉक कर दी है, अब इनविजिबिलिटी स्किल काम नहीं करेगी। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मैं डायरेक्ट फाइट के लिए रेडी हूँ। तभी आसमान से बिजली गिरी और मॉन्स्टर के सिर पर लगी। आ गई एम्प्रेस, वो भी असली रूप में। लेकिन मॉन्स्टर ने अब मुझे टारगेट बनाया। मैं पीछे कूदा, लेकिन उसने मुझे पकड़कर अपने सिर से जोरदार टक्कर मारी। असल में ये मेरा ट्रैप था। आर्मर की हिडन थॉर्न स्किल ने मॉन्स्टर को फिर से बहुत ज्यादा डैमेज दिया। वो पागलों की तरह भागा और बिल्डिंग से टकरा गया। मैंने जंप लगाकर स्पीयर से एक और क्रिटिकल हिट किया। मॉन्स्टर अब कमजोर पड़ चुका था। एम्प्रेस समझ गई कि लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसके अटैक से मॉन्स्टर नहीं मरेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बफ दे सकती हूँ, लेकिन इससे मेरी सारी डिवाइन पावर खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, ट्राई करो। एम्प्रेस ने बिना देर किए पावर रिलीज की। सिस्टम ने बताया, स्पिरिट थंडर रिसीव्ड। अब मेरी स्पीड, अटैक, क्रिटिकल चांस सब बढ़ गए थे। अटैक्स में थंडर डैमेज भी जुड़ गया। मैंने सारे थॉर्न्स तोड़े और मॉन्स्टर के शरीर में जोरदार स्पीयर स्ट्राइक किया। थंडर डैमेज भी ट्रिगर हो गया और आखिरकार मॉन्स्टर मेरे हाथों मारा गया।
मुझे इतना एक्सपीरियंस पॉइंट मिला कि मैं सीधा लेवल 28 तक पहुंच गया। लड़ाई खत्म होते ही मैं जमीन पर गिर गया। लिसा ने मेरी तारीफ की, जबकि एम्प्रेस अभी भी चेक कर रही थी कि चीता वाकई मरा है या नहीं। मुझे ये जानकर थोड़ा अजीब लगा कि उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। तब उसने बताया कि क्योंकि हम पार्टी में नहीं थे इसलिए एक्सपी शेयर नहीं हुआ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। पहली बार मुझे इस सिस्टम का पता चला। नीचे मौजूद लोग चीता के मरने पर खुश थे, लेकिन अब बारी थी लूट डिस्ट्रीब्यूशन की। मरा हुआ चीता सिकुड़कर छोटा हो गया था। जैसे ही लोग लूट बांटने वाले थे, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने साफ कहा कि मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। मैंने एम्प्रेस से सजेशन मांगा। उसने कहा मुझे 60%, उसे 20% और बाकी लोग बचा हुआ हिस्सा बांट लें। ये सुनकर मैं सैटिस्फाइड था और दूसरों ने भी अपोज नहीं किया। मैं सीधे चीता पर चढ़ा और उसके शरीर से लेवल 3 मैजिक स्टोन निकाला। मैंने एम्प्रेस से सजेशन ली और उसने कहा कि ये मुझे ही लेना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को ये मंजूर नहीं था। आखिर ये हाई लेवल स्टोन था। लिसा इस लो लेवल सोच को देखकर डिसअपॉइंटेड हुई। मुझे माँ की सिखाई बात याद आई, जब कंट्रोवर्सी हो तो मुट्ठी से अच्छा कम्युनिकेशन टूल और कुछ भी नहीं है। मैंने स्टोन वापस चीता के शरीर में घुसा दिया और कहा तुम लोग आपस में बांट लो, लेकिन अगर मेरा हिस्सा जरा भी कम हुआ तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मेरे प्रेशर को देखकर सब होश में आ गए और मान गए कि स्टोन मुझे ही मिलेगा। मैंने फिर से मैजिक स्टोन निकाला। उसी वक्त एम्प्रेस ने कहा कि मैं उसका हिस्सा भी संभाल लूं और बदले में वो अपने शेयर का 40% मुझे देगी। उसे सिर्फ चीता की स्किन चाहिए थी, बाकी हड्डियों को भी उसने मुझे दे दिया। ये सुनकर मैंने उसे तुरंत हाँ बोल दिया। बाकी लोगों ने भी एम्प्रेस की तरह नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाया। मैंने कहा कि अब मुझे 50% मटेरियल चाहिए। मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। सारे मटेरियल प्रोसेस करने के बाद मैं घर जाने लगा, लेकिन एम्प्रेस ने रोका। उसने कहा कि मेरी इनविजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, वो भी मुश्किल से नोटिस कर पाई। असल में वो मेरे साथ पार्टी बनाना चाहती थी। मैंने सीधे मना कर दिया। उसने जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि उसे धरती पर और लड़ाइयां लड़नी थीं। जाते जाते उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसका नाम था कंगमराई, लेकिन मेरा उससे कांटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कार्ड जेब में रख लिया। इतना मटेरियल लेकर मैं और लिसा घर लौट आए और वर्कशॉप में काम जारी रखा। मैंने पहले कुछ डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स बनाने का फैसला किया। लिसा अभी सोच रही थी कि धरती पर इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स क्यों आ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में कैटास्ट्रोफी हुआ था, लेकिन लेवल 3 के मॉन्स्टर्स पहले ही आ चुके थे। उसने कहा कि अभी धरती पर कोई भी सेकंड प्रोफेशन वाले प्रोफेशनल्स नहीं हैं। फिर भी मॉन्स्टर्स तीसरे लेवल तक डेवलप हो चुके हैं। इंसान डिवाइन पावर की मदद से दूसरी दुनिया में जाकर स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, लेकिन मॉन्स्टर्स की ग्रोथ बहुत तेज थी। मैंने काल्मनेस के साथ कहा फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो जो कर सकते हैं वही करते हैं। हमारी बातों से पता चला कि सिर्फ हमारे देश में ही लेवल 3 मॉन्स्टर्स दिख रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स की वजह से हो रहा है। मॉन्स्टर्स को इनसे खतरा महसूस हुआ और वो प्रेशर्ड होकर तेजी से डेवलप होने लगे। लिसा को पहले शक हुआ, लेकिन फिर मानना पड़ा कि ये हाइपोथेसिस सही हो सकता है। फिर भी अगर ट्रैप्स ना हो तो मॉन्स्टर्स इंसानों को मारकर और भी स्ट्रांग हो जाते। मतलब ट्रैप्स जरूरी थे, भले ही वो उनकी ग्रोथ को तेज कर रहे थे। मैंने ट्रैप्स बनाना जारी रखा। लिसा सोच रही थी कि क्या मुझे सच में सिर्फ ये चीजें बनाकर खुशी मिलती है। मैंने कहा कि मैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ। 1000 साल तक जिंदगी स्टेबल थी, ये न्यू थिंग्स एक्सपीरियंस करना ही मेरे लिए नया था। उसने कहा कि जब मैं और स्ट्रांग बनूंगा तो और भी अलग एक्सपीरियंसेस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यही मेरा भी मानना था कि खुद को लगातार स्ट्रांग बनाता रहूं। कुछ टाइम बाद रात हो गई और फेरीज वापस आई, जिन्होंने अपनी माना रिकवर कर ली थी। डिस्ट्रक्शन ट्रैप परफेक्ट करने के बाद वो अलग अलग देशों में डंजन सेट करने निकल गई। घर आकर मैं नहाया। आईने में देखकर लगा कि मेरा शरीर पहले से ज्यादा मस्कुलर हो गया है। मैंने लिसा से पूछा तो उसने कहा कि ये तो हर लेवल अप के साथ बढ़ता ही है। अब समझ आया कि चेहरा भी हैंडसम लगने लगा है। ये सुनकर मैं खुश होकर मसल्स दिखाने लगा। लिसा ने मुझे चिप्स फेंककर टीवी से हटने को कहा। अगले दिन सुबह उठते ही सिस्टम ने नई स्किल दी, रेस्ट। पहले तो मैं इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन लिसा बोली कि ये एसएस लेवल डिफिकल्टी वाली स्किल है जिसे उसने भी मास्टर नहीं किया। असल में मैं हर रात बेटर स्लीप टेक्निक्स ट्राई करता था, इसी वजह से ये स्किल मुझे मिल गई। रेस्ट अभी सिर्फ स्लीप रिकवरी बढ़ाता था, लेकिन डेवलप होने के बाद बहुत पावरफुल होगा। लिसा ने बताया कि स्किल्स भी डेवलप हो सकती हैं, जैसे प्रोफेशंस। मेरी स्पीयर स्किल और बैटल स्किल भी अपग्रेड हो सकती थी, लेकिन कंडीशन बहुत हार्ड थी। मुझे लेवल 4 के मैजिक स्टोन चाहिए था, यानी अभी शॉर्ट टर्म में अपग्रेड पॉसिबल नहीं था। लिसा को लगता था कि मेरी लेवलिंग स्लो है,
क्योंकि मेरा यूनिक प्रोफेशन ज्यादा एक्सपी कंज्यूम करता है। अभी मैं सबसे स्ट्रांग था क्योंकि 1000 साल की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस थी, लेकिन बाकी लोग भी धीरे धीरे डिवाइन पावर सीखकर मुझे कैच कर लेंगे। अगर मैंने डिवाइन पावर मास्टर कर ली तो मैं ऐसा मॉन्स्टर बन सकता था जो गॉड को भी चैलेंज करे। 2 दिन बाद माँ मुझे दूसरी दुनिया से ब्रेकफास्ट देने आई और जल्दी लौट गई। तभी न्यूज में वही जगह दिखाई गई जहां मैंने जायंट चीता को मारा था, लेकिन उसका डेड बॉडी गायब था। सबने कहा कि डंजन ने डेड बॉडी निगल लिया होगा, लेकिन मुझे शक हुआ कि चीता प्रेग्नेंट थी और अचानक कैमरे में मैंने एक ब्लैक चीता की प्रेजेंस देखी। शायद उसकी पावर इनविजिबिलिटी थी। मुझे अफसोस हुआ कि अगर जायंट चीता को पूरा काट कर चेक किया होता तो ये हिडन डेंजर कभी न रहता। इस छिपे हुए खतरे की जड़ उन लोगों में थी जिन्होंने मटेरियल्स के लिए झगड़ा किया और बॉडी को टाइम पर नहीं काटा। लिसा की बातें मेरी जिम्मेदारी को कम नहीं कर सकती थी। मैं अभी भी काफी केयरलेस था। मेरी निराशा देख के लिसा को अचानक लगा कि वो मुझे पूरी तरह से अभी तक समझ ही नहीं पाई है। मुझे आखिर समझ आया कि जब चीता क्लियरली एक होपलेस सिचुएशन में था तो उसका स्ट्रगल अपग्रेड के लिए नहीं बल्कि अपने पेट में छुपे बच्चे को हाइड करने के लिए था। मैंने पहले बॉडी को पूरा नहीं काटा था, लास्ट का आधा सीन पर मौजूद लोगों के लिए छोड़ दिया था। अब पीछे सोचूं तो चीता का बच्चा डेफिनेटली अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके अंदर ही छुप गया होगा और जब मैं चला गया तो लोग लूट के बंटवारे के लिए झगड़ पड़े। इसलिए माँ चीता का बॉडी शायद काफी देर तक पड़ा रहा और बच्चा शायद तभी पैदा हुआ। लेकिन अब लिसा ने और भी खराब रिजल्ट के बारे में सोचा। चीता को मारने में कई लोग शामिल थे। छोटा चीता पैदा होते ही अपनी माँ का बॉडी खा गया और वहाँ कई फर्स्ट लेवल ह्यूमंस मौजूद थे। ये सुनते ही मैं पूरा कांप गया और पूछा, क्या ये छोटा चीता 3rd लेवल का है? लिसा ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, स्पेशल इनविजिबिलिटी एबिलिटीज वाला छोटा चीता डेफिनेटली 3rd लेवल का है। ये सुनकर मैं चुप हो गया और नॉइजी टीवी बंद कर दिया। लिसा सच में जानना चाहती थी कि क्या मुझे मॉन्स्टर का सामना करने का कॉन्फिडेंस है। इस पर मैं नेचुरल कॉन्फिडेंस से भरा था। उसकी एबिलिटी भी इनविजिबिलिटी थी और मुझे जरूरी नहीं कि उससे हारना पड़े। मेरे कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर लिसा ने मुझे कुछ गुड न्यूज भी दी। अगर उसकी इनविजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है तो उसकी डिफेंस और अटैक कंपैरेटिवली वीक होगी और वो अभी न्यूबॉर्न था तो उसकी स्ट्रेंथ पिछली चीता से ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने नए इक्विपमेंट्स बनाने की तैयारी की। मुझे जल्दी इसका पीछा करना था, वरना अगर वो सिटी के सेंटर तक पहुंच गया तो बाकी बचे ह्यूमंस खतरे में पड़ जाते। लेकिन तभी मुझे याद आया कि कोई और है जो मेरी मदद कर सकती है, एम्प्रेस। वो मुझे पावरफुल बफ्स दे सकती थी। तो मैंने तुरंत फोन निकाला और उसे कॉल करने की तैयारी की। ये देखकर लिसा ने रिमाइंड किया कि इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। कुछ ही देर में मैं वर्कशॉप के पास एक फोन बूथ पर पहुंचा। फिर मैंने कांग मेरे का नंबर डायल किया। हालांकि मैंने पहले कहा था कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन सिचुएशन स्पेशल थी। उसकी हेल्प से मेरी जीत की चांस काफी बढ़ जाती। उसी टाइम एम्प्रेस को कॉल मिली, लेकिन पब्लिक फोन नंबर ने उसे कंफ्यूज कर दिया। कॉल कनेक्ट होने पर उसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। मजबूरी में मुझे वो टाइटल रिवील करना पड़ा जो लोगों ने मुझे दिया था। ये सुनकर एम्प्रेस को फाइनली समझ आया कि मैं ही उसे ढूंढ रहा हूँ। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत उसे मॉन्स्टर के बॉडी के गायब होने का असली रीजन बता दिया। सिचुएशन बहुत सीरियस है ये समझकर एम्प्रेस ने साफ तौर पर मेरी हेल्प के लिए हाँ कह दी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये था कि उसने ये भी कहा कि वो आर्मी से कांटेक्ट करेगी ताकि वो भी मेरी मदद कर सके। हेल्पर अब सेफ था और इक्विपमेंट्स में थोड़े एडजस्टमेंट्स करने का टाइम था। वर्कशॉप में पहुंचकर मैंने एम्प्रेस से मिली कई मटेरियल्स निकाले। मॉन्स्टर की इनविजिबिलिटी स्पेशल एबिलिटी को टारगेट करते हुए मैं एक खास हथियार बनाना चाहता था। वेपन्स के लिए मेरा लॉन्ग स्पीयर ऑलरेडी काफी था, लेकिन मुझे चाहिए था एक लॉन्ग रेंज थ्रोविंग वेपन। ओपोनेंट की एबिलिटी इनविजिबिलिटी थी, लेकिन शायद मेरी इनविजिबिलिटी एबिलिटी जितनी स्ट्रांग नहीं थी। इस टाइम एम्बुश करना बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। कुछ ही देर में मैंने माँ चीता की हड्डियों से एक हार्पून बनाया। ये नॉर्मल स्पीयर से अलग था। इसके बार्ब्ड सिरा प्रे को मजबूती से पकड़ सकता था और मैं इसमें और चीजें ऐड करने वाला था। हार्पून में स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर थी, लेकिन अगर इसके पीछे की रोप टूट गई तो खतरनाक हो जाता। तो मैंने चीता की स्किन को रोप के रूप में यूज करने का डिसाइड किया। जल्द ही लिसा ने परफेक्टली तैयार किए हुए इक्विपमेंट्स देखे और डाउट किया कि क्या मैंने डिवाइन मैजिक का यूज किया। ये सुनकर मैं स्पीचलेस था। अगर मैंने डिवाइन पावर मास्टर कर ली होती तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं सीधा मॉन्स्टर की पिटाई करने चला जाता। आखिरकार कई घंटों बाद सब तैयार हो गया। जब लिसा ने देखा कि मैं माँ चीता की हड्डियों से उसके बच्चे का शिकार करने जा रहा हूँ तो उसने महसूस किया कि मैं बहुत क्रूर हूँ। लेकिन ये भी काफी नहीं था, तो मैंने एक हाई लेवल मैजिक स्टोन निकाला। ये देखकर लिसा ने तुरंत मुझे रोकने की कोशिश की। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं एक हार्पून पर इतना बड़ा रिस्क लूंगा, लेकिन ये रिसोर्सेज का पूरा यूज था। अगर मैं छोटे चीता को नहीं मार पाया तो इस मैजिक स्टोन को रखने का कोई फायदा नहीं था। जल्द ही मैजिक स्टोन की पावर से लोडेड हार्पून ने स्ट्रॉन्ग एनर्जी रेडिएट करना शुरू किया। अब हार्पून हाई ग्रेड यूनिक लेवल तक पहुंच गया था और उसकी सारी एट्रीब्यूट्स 20% बढ़ गई थी।
ये इफेक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से डबल था। ये हाई लेवल मैजिक स्टोन की पावर ही होनी चाहिए। नए बने इक्विपमेंट्स लेकर मैं फिर से एम्प्रेस से कांटेक्ट करने के लिए फोन बूथ पहुंचा। वो पहले से ही स्क्वायर की तरफ जा रही थी। मैंने उसे तुरंत अंदर न जाने को कहा। मॉन्स्टर के पास इनविजिबिलिटी स्किल थी और केयरलेस एंट्री अटैक में बदल सकती थी। छोटा चीता उसी जगह के पास होना चाहिए जहां माँ चीता मरी थी। वो बहुत पॉसिबल है कि अपनी माँ का बदला लेने की तलाश में हो, तो मैंने एम्प्रेस को सावधान रहने के लिए कहा। आखिरकार माँ चीता को हमने ही मारा था। फिर लिसा ने अचानक आगे व्हीकल्स देखे। कार में बैठी शख्स एम्प्रेस कैंग मेरे थी। हालांकि वो अभी भी मेरी पहचान नहीं जानती थी। एम्प्रेस ड्राइव करते हुए मेरी प्लान के बारे में पूछ रही थी। मेरी प्लान सिंपल थी, हार्पून का यूज करके उसे गिराना ताकि वो इनविजिबिलिटी एबिलिटी यूज न कर सके। मैं पहले इंसिडेंट साइट पर एंट्री करूंगा। जल्द ही लिसा को भी फील हुआ कि छोटा चीता पास ही है। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक मेरे अराइवल को नोटिस नहीं किया, जिससे एम्बुश करना और इजी हो गया। फिर मैंने हार्पून के दूसरे एंड को जमीन में मजबूती से फिक्स कर दिया। अब मुझे बस छोटे चीता के आने का वेट करना था। उसकी एनर्जी मेरी और लिसा की परसेप्शन से बच नहीं सकती थी। कुछ ही देर में एक अजीब ठंडी एनर्जी धीरे धीरे फैलने लगी। उस पल मेरे बगल में छोटा चीता खड़ा था, लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया था। वो अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे नहीं पता था कि लिसा और मैं पहले ही उसे लॉक कर चुके हैं। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। जिन भाइयों ने सपोर्ट किया उनको थैंक यू, और जिन लड़कियों ने सपोर्ट किया उनको लव यू। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा स्पेशल वर्ड कमेंट करना है, किस मी एंजल।